जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि हमारा जो टारगेट है वो है एसएससी जीडी एग्जाम 2023, जो कि 60,000 के समथिंग भर्ती बोली गई है आने के लिए। तो यहाँ देख सकते हो, और अब की बार 60,000 के समथिंग आना है, क्योंकि आपने देखा होगा सीजीएल में हर वर्ष 8,000 से 7,000 पोस्ट आती थी, परंतु इस बार कितने आई, 2.5 गुना ज्यादा, अर्थात 20,000 पोस्ट आई है। तो समथिंग अब की बार भी एसएससी जीडी में भी पोस्ट ज्यादा आएगी, तो लगभग कितनी आएगी, 60,000 प्लस आएगी। और आपका कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। यहाँ देखिए, आपका जो हिंदी है, हिंदी के लिए हमने 25 में से 25 अंक लाने की फुल तैयारी अर्थात रणनीति बना ली है। तो आपका सिर्फ जो बेच है वो ओनली एसएससी जीडी को टारगेट करेगा, अदर किसी एग्जाम को नहीं करेगा। जो हिंदी का ये हम करवा रहे हैं, इसमें जो भी आपके 2021 और 2021 और 2018 में जितने भी क्वेश्चन हिंदी में पूछे गए, इन सभी को लेके आएंगे। और इसके बाद आपकी पहली जो हमने बताया था, जैसे कि आपको पता होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें मैंने बताया था आपको कि आपका जो है वो क्या, ये देखिए, नो टॉपिक बताया था। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि जो हिंदी है इसमें नो टॉपिक आपको दिया था, और इसी से आपका जो है वो पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नो टॉपिक है जिनसे आपका एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे कि ये रहे नो टॉपिक। देखिए, इन्हीं नो टॉपिक से आपके जीडी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपके पूरे प्रीवियस ईयर हिंदी के पेपर सॉल्व करा दिया हूं, जहां हिंदी में देख सकते हो जो नो टॉपिक पूछे जाएंगे उसमें शब्द प्रतिस्थापित से क्वेश्चन आते हैं, मुहावरों से क्वेश्चन आते हैं, एक शब्द उत्तर से क्वेश्चन आते हैं, विलोम से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी लिखे हुए कि इतने इतने क्वेश्चन इससे आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, अशुद्धि त्रुटि से आते हैं, समान पर्यायवाची से आते हैं, और रिक्त स्थान और गद्यांश से 5 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके का पूरा सिलेबस मैंने आपका तैयार कर लिया हूं आपके जीडी एग्जाम में 25 में से 25 लाने के लिए। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और हर वीडियो में आपको सपोर्ट करना है। देखिए, यहाँ पर तो हमने आज सबसे पहला टॉपिक लिया है एक शब्द। तो एक शब्द की जितनी भी क्लासेस है, शुरू में हम एक शब्द पढ़ेंगे, तो एक शब्द से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 और 2 में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते हैं, और कोई कोई से में 3 क्वेश्चन भी सेट में आ जाते हैं। तो आपके 2-3 नंबर तो इन 5 से 6 क्लासों में होने वाले हैं। जो आपकी 5 से 6 क्लास होगी एक शब्द की, इनको आपको एक को भी नहीं छोड़ना डेली। मतलब एक हफ्ते में आपके कितने 3 नंबर पक्के होंगे, और ऐसे ही आपके 9 हफ्ते में आपके पूरे हिंदी के 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। जब आप हिंदी में ही 25 नंबर ले आएंगे तो सोचिए, आपने बहुत मेरिट में आने का फुल चांस ले ही लिया है, क्योंकि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरिट में नंबर लाने के लिए आपको मेरिट बनाती है। तो बस ध्यान रखिए, ज्यादा बात ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमने जो लिया है ये 16 तारीख से स्टार्ट हुए थे, जो एग्जाम आपके एसएससी जीडी के 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुए थे, वहीं से आपके लिए गए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो मेरे द्वारा कलेक्ट की है, इसकी पीडीएफ भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है दबंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही पीडीएफ फुल कंप्लीट होगी, आपको इस पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल दबंग क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जो भी आपके जीडी एग्जाम 2021 में जितने भी आपके 63 शिफ्ट हुई थी, जीडी की 63 शिफ्ट हुई थी, इसमें 187 वन वर्ड अर्थात एक शब्द के उत्तर पूछे गए थे। 187। तो हम पहले 2021 के जितने भी एक शब्द के उत्तर है उन सभी को देखेंगे, और उसके बाद जैसे आपने सोचा कि हमने ये एक शब्द के उत्तर पढ़े और ये देख के हम नहीं बढ़ेंगे, इनके बारे में भी देखेंगे। जो ऑप्शन दिए हैं ना, इनसे क्वेश्चन बनेंगे अब, क्योंकि 2018 में जो ऑप्शन थे उन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आए 2021 में। तो हम इन्हें देखते चलेंगे, मतलब कि हम आपको पूरे 25 में से 25 दिलाने के वादा करते हैं, आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले पूछा गया है, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है। तो अपने पास जो रखी हुई दूसरे की वस्तु होती है, इसे धरोहर या अमानत कहते हैं। धरोहर या अमानत कहते हैं, ठीक है।
धरोहर या अमानत कहा जाता है। जो अपने पास दूसरे की वस्तु रखी होती है उसे क्या कहा जाता है? अपनी वस्तु जो दूसरे के पास रखी हो उसे अमानत या धरोहर कहा जाता है। धरनी, धरनी का मतलब आप कभी सुने होंगे, जैसे यूपी बिहार तरफ बड़े बड़े मकान बनते हैं तो मोटी मोटी जो लकड़ी रखी जाती है मकानों में उसे धरनी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं धराऊ, धराऊ का मतलब होता है अपने पास ऐसा कोई भी सामान जो बाद के लिए उपयोग हो। मतलब जैसे आप कभी भी किसी कपड़े को रखते हैं बाद में कभी पहनने के लिए तो उसे क्या धराऊ कहते हैं, धराऊ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है धन से संबंध रखने वाला। तो हम हर क्लास में 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। हर क्लास में 25 प्रश्न लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा तो आर्थिक होता है। धन से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या होता है? उत्तर आर्थिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है जैसे खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सभी ने देखा होगा अगर इतना बड़ा कोई खेत है तो उसमें आप क्या करते होंगे, जैसे कि छोटी सी जगह रहती है कहीं पर, अब सब दूर तो मेड़ कहीं खेत ऐसे ऐसे रहता है, तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह है, क्या बोला गया? खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार आयताकार। तो ये इस तरह के बनाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं ना, जिसमें आप फूल लगा सकते हो, फूल लगा सकते हो, सब्जी भाजी छोटी छोटी क्या लगा सकते हो, जो छोटी चीजों में लगा सकते हो, फूल की क्यारी होती है, ऐसे इसे क्या कहते हैं? क्यारी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इसका मतलब है ऐसी बातें जो पूर्वज से चली आ रही है, बहुत पहले से चली आ रही है, पूर्वजों से चली आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, वह बात जो जन साधारण से चलती आ रही है उसे हम किंवदंती कहते हैं। पूर्वजों की बात जो चली आ रही है उसे क्या कहेंगे? किंवदंती कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हो, हम पूरी चीजों को देखेंगे जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कल कपोल कल्पित का मतलब होता है मन गढ़ंत या बनावटी। ये कपोल कल्पित का मतलब क्या होता है? मन गढ़ंत या बनावटी होता है। क्या होता है? मन गढ़ंत या बनावटी होता है, ठीक है। कपोल कल्पित का मतलब आपको याद रखना है क्या होता है? तो मन गलत या बनावटी होता है। अगर बात करें जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो तो उसे क्या कहते हैं? जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे कूप मंडूक कहते हैं। एक शब्द में कभी पूछ ले कि जिससे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो, जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? ज्ञान ना हो उसे कहा जाता है कूप मंडूक। क्या कहते हैं? कूप मंडूक कहते हैं, कूप मंडूक कहते हैं। और अगर किन कर्तव्य की बोले तो अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर सकने वाला, अपने कर्तव्य का, ठीक है, अपने कर्तव्य का निर्णय ना कर पाने वाला, ठीक है, निर्णय ना कर पाने वाला, निर्णय ना कर पाने वाला, ठीक है, ये होता है किन कर्तव्य। तो इनको नोट करते चलना आपको, ठीक है, आप इन्हें नोट करते चले। जैसे कि कपोल कल्पित तो नहीं पूछा जाएगा, इसका मतलब होता है कोई भी बनावटी या मनगढ़ंत बातें करना, ठीक है। कूप मंडूक का मतलब होता है जिसे बाह्य जगत का ज्ञान ना हो। और किन कर्तव्य का मतलब होता है अपने कर्तव्य निर्णय ना करने वाला, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए, सामान्य नियम के विरुद्ध मतलब कि आप देखिए सामान्य लोग खड़े हैं, माना कि हमने ये 5 लोग सामान्य खड़े हैं, कोई 5 लोग जो सामान्य है। अब इसमें बात हो रही है कि ये 4 लोग क्या कर रहे हैं? सामान्य नियम के बात कर रहे हैं, ठीक है। परंतु एक तो यहाँ पर अलग ही बग रहा है, मतलब ये क्या होगा? इसकी बात तो अलग चल रही है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अपवाद कह सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अगर 5 फ्रेंड है तो उसमें एक अपवाद तो रहता ही है ना। तो बस यही कि 4 तो एक जैसे चलते हैं परंतु एक के थोड़े से जो लक्षण होते हैं वो अलग होते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। तो यही कि सामान्य नियम मतलब 4 के नियम कहते हैं सामान्य है, परंतु एक क्या है जो अलग है उसे हम क्या कह सकते हैं? अपवाद कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, तो विवाद का मतलब होता है दो पक्षों के बीच, जो भी पक्ष के बीच लड़ाव मूल बटाव हो उसे विवाद कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऊपर की ओर जाने वाला क्या कहलाएगा? तो ऊपर की ओर जाने वाले के लिए क्या कहला सकता है? ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वाधर आप कभी भी सुने होंगे कि ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर, अर्थात ऊपर की ओर जाना मतलब ऊर्ध्वगामी। गामी का मतलब जाना, तो ऊपर की ओर जाने का मतलब हो जाता है ऊर्ध्वगामी होता है। प्रतिगामी का मतलब क्या होता है? तो प्रतिगामी का मतलब जो प्रतिकूल हो, प्रतिकूल जाता हो, ठीक है, जो विपरीत दिशा में जाता हो। जिसे बोले कि ऊपर की ओर जाने वाला और जो विपरीत दिशा
दिशा में जाने वाला, ठीक है, विपरीत जाने वाला क्या होता है, प्रतिगामी होता है। और अधोगामी का मतलब होता है, देखिए ये हो गया ऊर्ध्वाधर, और अधोगामी का मतलब होता है नीचे की ओर जाने वाला। अधोगामी का मतलब क्या हो जाता है, नीचे की ओर जाने वाला, ठीक है, नीचे की ओर जाने वाला क्या हो जाएगा, अधोगामी हो जाएगा। आगामी का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि आगामी खेल कब होंगे, तो भविष्य में आने वाला, भविष्य में आने वाला आगामी होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है प्रार्थना या निवेदन करने वाला। तो पूछा गया है प्रार्थना या निवेदन करने वाला क्या होता है, प्रार्थी होता है, प्रार्थी होता है। प्रार्थना या निवेदन करने वाला प्रार्थी होता है। भक्त वत्सल्य का मतलब होता है जो अपने भक्तों पर प्रेम या स्नेह करे, उसे क्या कहते हैं, भक्त वत्सल कहते हैं। यह आगे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताते चल रहा हूँ। जैसे कि भक्त वत्सल से पूछा गया है कि जो अपने भक्तों पर प्रेम या स्नेह करता है उसे क्या कहते हैं, तो भक्त वत्सल्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है चंद्रमा के समान मुख वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रमुख। चंद्रमुख होता है, चंद्रमा के समान जो मुख है वो कैसा होगा, चंद्रमुख होगा। 10 मुख वाला क्या कहलाता है, 10 मुख कहलाता है। लोह पुरुष क्या होता है, जिसका अपना खुद का एक जो ठान ले कि मुझे ये करना है, जिसका अपना खुद का एक दृढ़ निश्चय करने का अनुवाद होता है, उसे ही लौह पुरुष कहते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया गदाधर। गदाधर का मतलब जो गधा को ठाने हो, गधा को रखने वाला, उसे क्या कहते हैं, गदाधर कहते हैं। मतलब भगवान विष्णु जो कि गधा रखे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है जो ना जाना गया हो, जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जो जाना ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अज्ञात कहते हैं। जो जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अनजान वो होता है जिससे जान पहचान ना हो, जिससे कोई पहचान जान ना हो, वो अनजान होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो दोपहर के बाद के समय के वाक्यांश के लिए क्या होगा, अपराह। देखिए दोपहर के बाद का समय पूछे तो अपराह, और अगर पूछे मध्याह्न तो मध्याह्न का मतलब होता है दोपहर का समय। और गोधूली पूछे तो गोधूली का मतलब होता है संध्या और रात के बीच का समय। मतलब शाम और रात के बीच का जो समय होता है वो इनके बीच का समय क्या है, गोधूली कहलाता है। पूर्वाह का मतलब होता है जो दोपहर होती है उससे पहले का समय पूर्वाह, दोपहर का समय मध्याह्न, और दोपहर के बाद का समय अपराह। गोधूली जो होता है वो क्या होता है, संध्या और रात का समय होता है। प्रदोष जो होता है वो संध्या का समय होता है। और आपको ये सभी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, तो आकाश वृत्ति कहते हैं। जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो पूछा जाता है अगोचर। अगोचर का मतलब होता है जो इंद्रियों से परे हो, जिसे नेत्रों से दिखाई ना दे, जिसको इंद्रियों का ज्ञान ना हो, ये सभी क्या कहलाता है, अगोचर कहलाता है। ठीक है, एक शब्द में ऐसा पूछा जाता है जो इंद्रियों से परे हो, अगोचर कहलाता है। जिसे नेत्रों से दिखाई ना दे वो भी अगोचर कहलाता है। जिसको इंद्रियों का ज्ञान ना हो वो भी अगोचर कहलाता है। आत्मघाती का मतलब होता है जो अपने प्राण आप दे, जो अपने प्राण आप दे उसे क्या कहते हैं, आत्मघाती कहते हैं। जो अपने प्राण आप दे उसे आत्मघाती कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसके 10 आनंद हो, जिसके 10 आनंद हो अर्थात दशानन कहलाता है। जिसके 10 आनंद हो अर्थात दशानन कहलाता है। दशानन किसे कहते हैं, तो रावण को कहते हैं। दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, तो नेक्स्ट हमसे पूछा है ठीक परिणाम देने वाला। तो ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है, फलदायी कहलाता है। अगर पूछ ले ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है, तो फलदायी कहलाता है। ठीक है, आपको बस इतना ही पूछेगा कि ठीक परिणाम देने वाला क्या कहलाता है, फलदायी कहलाता है। तो जो सुख दे वही सुखदायी होता है। ऐसे ही आपका ठीक परिणाम के अलावा जो होता है, जैसे कि जो आपको फल दे वही परिणाम फलदायी कहलाता है। फलक का मतलब जैसे कि आपने कभी सुना होगा, जैसे जिस कागज पर कोई भी मानचित्र या किसी भी चीज का अंकित करना फलक कहलाता है। फलक जैसे आप देखे होंगे कि त्रिभुज के इतने फलक है, चतुर्भुज के, तो वो क्या हो गया, किसी भी कागज पर उसका चित्र अंकित करना, ठीक है, फलक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए पूछा गया, जैसे हमने देखा है घनाव में कितने फलक होते हैं, घन में कितने फलक होते हैं, तो आप कागज पे जो अंकित करते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट, बिना वेतन के काम करने वाला। तो बिना वेतन के जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे, अवेतनिक कहेंगे। जो वेतन के काम करता होगा उसे वेतनिक कहेंगे। जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अपेय कहेंगे। पेय यानी होता है पीने, जैसे आपने देखा होगा पेय जल, तो ये क्या है, पीने योग्य जल है। तो जो पीने योग्य ना हो उसे क्या कहेंगे, अपेय कहेंगे। ठीक है,
और जिसका भुगतान ना किया जा सके उसे भुगतान विहीन कहेंगे, जिसका भुगतान ना किया जा सके उसे भुगतान विहीन होगा। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है किसी के पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। यहाँ पूछ ले अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा या पीछे जन्मा हुआ या बाद में आया हुआ, क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। सहचर का मतलब क्या होता है? सहचर जैसे आपने सुना होगा जलचर, जलचर का मतलब क्या होता है? तो जलचर का मतलब होता है जल में रहने वाला। और सहचर का और नवचर, जैसे जलचर सुना होगा, नवचर सुना होगा, नवचर का मतलब जो आसमान में रहता हो। और थलचर का मतलब भी सुना होगा, जैसे थलचर का मतलब जो जमीन पे रहता हो। और ऐसे ही सहचर होता है जो साथ में रहता हो। ठीक है, सहचर का मतलब होता है साथी, अर्थात जो साथ में रहने वाला है उसे सहचर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके लिए एक एक क्वेश्चन को इतने डीपली डीपली बताऊंगा आपको। और आपको हमने बोले है कि 25 में से 25 लाने का टारगेट आपका हिंदी में पूरा होगा। तो बस आपको एक ही काम करना है कि अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है। और ये आपकी डेली क्लासेस चलेगी, तो आप लोग शेयर करते रहे। देखिए यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए आपका ये डेली इसी टाइम आपकी क्लासेस रहेगी। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो त्याज्य कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसे त्याज्य कहा जाता है। और यहाँ पर त्याग पत्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि किसी भी पद से आपको इस्तीफा देने के लिए जो पत्र भेजा लिखा जाता है उसे त्याग पत्र कहते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। त्यागी का मतलब होता है जो स्वार्थ भाव को त्याग दे, छोड़ दे, जो स्वार्थ अपने स्वार्थ भाव को छोड़ दे उसे क्या कहते हैं? त्यागी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है मध्य रात्रि का समय। देखिए वहां पर क्या पूछा था? दोपहर का बाद का समय, फिर दोपहर का पहले का समय, ये आपको पूरी चीज बताया था। ऐसे ही देखिए यहाँ पर मध्य रात्रि का समय पूछ लिया है। तो मध्य रात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशित कहते हैं। मध्य रात्रि के समय को निशित कहा जाता है। प्रदोष जो होता है वो शाम का समय होता है। प्रदोष जो संध्या का समय होता है उसे प्रदोष कहते हैं। गोधूली कहते हैं संध्या और रात के बीच के समय को। ठीक है, और विभावरी जो होता है, विभावरी ये रात का समय या तारों की रात, रात का समय या तारों की रात भी इसे कहा जाता है विभावरी को। उषा काल क्या होता है? तो सूर्योदय के पहले के समय को उषा काल कहा जाता है। ये भी अभी आपको दिखाएंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रदोष भी पूछा गया है और विभावरी भी पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके पूरे दिन के 8 पहर होते हैं 24 घंटे में। ये इससे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बने हैं। तो इसकी ट्रिक मैं आपके पास लेके आऊंगा। बस चैनल पे आपको बने रहना है। 25 में से 25 नंबर लाना है हिंदी में। तो ये टारगेट बेच आपका रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है राह दिखाने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो राह दिखाने वाला क्या कहलाएगा? पथ दर्शक कहलाएगा या मार्गदर्शक। अगर पथ दर्शक ना आएगा तो आप इसको याद रखना है कि वो मार्गदर्शक होगा या पथ दर्शक होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे कि पथिक ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची है। पथिक और मुसाफिर और यहाँ देखिए राही, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची है। मतलब कि इनका मतलब होता है पथिक, मुसाफिर, राही, ये पथ पे चलने वाले होते हैं। ठीक है, ये राह दिखाने वाले को क्या कहते हैं? पथदर्शक या मार्गदर्शक कहते हैं। परंतु जो राही होता है, मुसाफिर होता है, पथिक होता है, ये क्या होते हैं? उस पथ पे चलने वाले होते हैं। पथ पे चलने वाले को राही कहते हैं, मुसाफिर कहते हैं या पथिक कहते हैं। तो इनको नोट करते चलना आप लोग। देखिए नेक्स्ट पूछा गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? जो बहुत बोलता है उसे हम कहते हैं बाचाल। बहुत बोलने वाले को बातुली कहते हैं या बाचाल कहते हैं। ठीक है, और बहुभाषी का मतलब होता है जो एक से एक या एक से अधिक, एक या एक तो ले नहीं सकते, क्या ले सकते? दो या दो से अधिक भाषा बोलता हो। ठीक है, दो या दो से अधिक भाषा बोलता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। वैसा व्यक्ति जो दो या दो से अधिक भाषा बोलता हो उसे बहुभाषी कहते हैं। मितभाषी का मतलब होता है जो आवश्यकता अनुसार भाषा बोलता हो। आवश्यकता अनुसार भाषा जो बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। अल्पभाषी का मतलब होता है जो कम भाषा बोलता हो। मतलब कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अल्पभाषी कहते हैं। जो आवश्यकता अनुसार बोले उसे मितभाषी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है मधुर बात करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिए
मधुर बात करने वाला क्या होगा, मधुरभाषी होगा। जो मधुरभाषी, देखिए इसे कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, यहाँ पर मधुभाषी लिखा है परंतु यहाँ पर होगा कभी आपके सामने मृदुभाषी हो जाएगा, ठीक है। मृदुभाषी ऑप्शन में आ जाएगा मधुरभाषी की जगह। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मधुरभाषी को मृदुभाषी भी कहा जाता है। मधुर बात करने वाला क्या कहलाता है, मृदुभाषी या मधुरभाषी कहलाता है। अल्पभाषी का मतलब मैंने बताया, जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पभाषी कहेंगे। संगीतज्ञ का मतलब होता है जिसे संगीत का ज्ञाता हो, जो संगीत का ज्ञाता हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। संगीत का ज्ञाता संगीतज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है तो हमसे कि किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो किसी और स्थान, तो किसी और जगह के लिए आप किसका यूज करते हैं, किसी और के लिए अन्य का प्रयोग करते हैं ना। क्या अन्य का प्रयोग, किसी और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अन्य। अन्य व्यक्ति या किसी और व्यक्ति, ऐसा बोल सकते हैं ना। किसी और को अन्य का, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं ना, किसी और अन्य एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। मतलब तो क्या होगा, किसी और स्थान पर, मतलब क्या हो जाएगा, अन्यंत्र, अन्यंत्र हो जाएगा। और सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सर्व का मतलब होता है सभी जगह, अर्थात सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह, सभी स्थानों पर होने वाला, सभी जगह पाने वाला क्या कहलाएगा, सभी जगह पाने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा, सर्वत्र कहलाएगा। सभी जगह जो पाया जाए वह सर्वत्र, जो किसी और स्थान पे पाया जाए वो अन्यंत्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, दिया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो देखिए, अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की जो सेवा करता है उसे आतिथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, आतिथ्य कहते हैं, ठीक है। अतिथि की जो सेवा करता है उसे क्या कहा जाता है, आतिथ्य कहा जाता है। जिसे जल्दी प्रसन्न कर लिया जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। जिसे जल्दी प्रसन्न कर लिया जाए, जिसे जल्दी खुश कर लिया जाए, जिसे जल्दी मना लिया जाए उसे आशुतोष कहा जाता है। जैसे कि हमारे शंभू शिव शंकर भोले भंडारी, ये क्या है, आशुतोष का उदाहरण है कि जिसे जल्दी प्रसन्न कर लिया जाए, जैसे शंभू शिव शंकर को जल्दी प्रसन्न कर लिया जाता है, इसलिए आशुतोष इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपके सामने, तो अब अगर बात कर ली जाए, जैसे हमने आतिथ्य, तो जो ये होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो अतिथि की सेवा सत्कार करता हो, ठीक है। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को क्या कहेंगे, अगर पूछ लिया जाए, अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को आतिथ्य कहते हैं। अतिथि की सेवा सत्कार करने वाले को क्या कहा जाता है, तो आतिथ्य कहते हैं। और अगर पूछ ले सेवा करने वाला क्या होता है, सेवक होता है। सेवा करने वाला अगर पूछ ले कि सेवा करने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, तो सेवा करने वाले को सेवक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। तो देखिए, जिसपे हम रहते हैं धरती और यह आकाश, इसके बीच का स्थान क्या कहलाएगा, अंतरिक्ष कहलाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष कहलाएगा, धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। और द्वीप की बात करें तो द्वीप और अंतरिक्ष ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अंतरिक्ष का मतलब होता है टॉपी, टापू होता है। क्या होता है, टापू होता है। इसका दोनों का मतलब होता है एक ऐसी जगह, ये जगह है और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक ऐसी जगह जिसके चारों तरफ क्या है, पानी हो, चारों तरफ महासागर हो, जल हो, तो उसे कहते हैं टापू। और गिरी का मतलब क्या होता है, तो गिरी का मतलब पर्वत, पठार, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि द्वीप और टापू किसे, अंतरिक्ष किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है जिसके चारों ओर पानी हो या महासागर हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप या टापू या अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, 3 वर्षों में होने वाली के लिए तो त्रिवार्षिक कहलाएगा। मासिक क्या कहलाता है, एक महीने को मासिक कहते हैं, 12 महीने को वार्षिक कहते हैं, या एक वार्षिक, एक वर्ष में होने वाले को एक वार्षिक कहते हैं। जो आधे वर्षों में हो उसे, या 6 महीने में हो उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। देखिए मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन वहां पर ऑप्शन में पढ़ाया था कि भक्तों पर जो कृपा बरसाए, स्नेह बरसाए या प्रेम बरसाए उसे क्या कहते हैं, भक्त वत्सल कहते हैं। भक्त वत्सल कहते हैं। जो राष्ट्र के प्रति अपना उत्कट प्रकट करे, उत्कट प्रकट करे, राष्ट्र के प्रति अपना उत्कट प्रकट करे उसे राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, ठीक है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे स्वावलंबी कहते हैं, ठीक है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसे स्वावलंबी कहते हैं। स्वतंत्र का जो पर्यायवाची होता है इसको लिख लीजिए, आजाद होता है। आजाद या एकदम खुला चीज, कुछ भी जो स्वतंत्र है मतलब वो आजाद है, ठीक है। और अगर पूछ ले पराधीन, पराधीन का मतलब क्या होता है, तो जो दूसरे के बस में हो। पराधीन का मतलब होता है जो दूसरे के बस में हो, ठीक है। जो दूसरों के बस में हो पराधीन कहलाता है, बस में हो, ठीक है। दूसरे के बस में हो पराधीन, या पराबेस भी कहला, पराबस,
ठीक है, परबस या पराधीन कहलाता है। जो दूसरे के बस में उसे परबस या पराधीन कहते हैं। और अगर परावलंबी की बात करें तो जो दूसरे पे अवलंबित हो, यानी कि दूसरे पे क्या, जैसे यहाँ बोला गया ना, जो सब काम अपने भरोसे करता हो वो क्या होगा, स्वावलंबी होगा। जो सब काम दूसरे के भरोसे करता हो या दूसरों पर क्या हो, अवलंबित हो, तो उसे कहते हैं परालंबित कहते हैं। ठीक है, परालंबित, पर का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे लंबित हो। नेक्स्ट पूछा गया है, तो देखिए हमारे आज के कितने क्वेश्चन हो गए, लगभग 25 क्वेश्चन हो गए, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। कल हमारा जो रहेगा इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए इसी तरीके से हमारे देखिए पूरे आपके जो 187 क्वेश्चन है तैयार कर लिए गए हैं। तो आपको यहाँ से पूरे 187 क्वेश्चन मिलेंगे टोटल, यहाँ तक पूरी लास्ट की पीडीएफ तक। यहाँ देख सकते हो टोटल, देखिए यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है वो 187 पेजों की बना ली गई है। तो बस आपको लास्ट तक बने रहना है, पूरी पीडीएफ तो पूरा आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। 25 में से 25 लाने का वादा हमारा है, बस इतना आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, टारगेट क्या है, शेयर करना है, बस आपको शेयर करना है। हिंदी में 25 में 25 लाएंगे, मेरिट में आपका नाम जरूर लाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।